हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड दी सर्कुलेशन। तो बेटा उसमें हमने ब्लड ग्रुप देखा, ब्लड कंपोनेंट पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपको अगर थोड़ा भी इंजरी होता है तो कभी ऐसा नहीं होता बेटा कि टू मच अमाउंट ऑफ ब्लड गेट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी में थोड़ी बार ब्लड लॉस होता है, फिर तुरंत ही वो क्लॉट हो जाता है। तो एक नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है बेटा, उसको भी हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। वो भी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे हमारा अवेलेबल है, तो वो भी आप देख लें कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो है वो 2 मिनट से लेके 8-9 मिनट तक ब्लीडिंग होता है, और जो क्लॉटिंग टाइम है बेटा वो 2 to 3 मिनट का होता है। अगर आपको कुछ लगा है बेटा तो ज्यादातर हम क्या करते हैं आपको पता है कि अगर आपको यहां कट लग गया है तो हम उसके नीचे से पकड़ते हैं। अगर आप उसके नीचे से पकड़ रहे हो तो क्या होगा, आप उसको प्रेशर कर रहे हो तो ज्यादा ब्लड निकलेगा। कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे भी उंगली पे कट लगा फिर हम उसको शक करते हैं। अगर शक कर रहे हो तो अंदर से बेटा वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर होगा और ज्यादा ब्लड लॉस होगा। आपको और कुछ नहीं करना है, जहां पर भी कट है उस पार्ट को बेटा आपको थंब से टाइट प्रेस कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहां लगा है तो यहां आप ऐसे बंद कर दो टाइटली। अब आपको 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखना है। एक सिंपल चीज आपको बताऊं कि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नाक में से खून बहता है। तो जब नाक में से खून बहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर पानी डालते हैं ठंडा। वो भी एक टेक्निक है जिससे हम ब्लड को बंद कर सकते हैं बहने से, पर उसमें बेस्ट टेक्निक जो है वो है आपको पूरा नाक, नीचे से नहीं, पूरा नाक ऊपर से लेके ऐसे टाइटली आपको पकड़ के रखना है 3 मिनट तक, मिनिमम 3 या 4 मिनट तक। तब तक आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करना है मुंह से। वो बच्चा जो भी है उसको भी बोलना है मुंह से ब्रीदिंग करो, पर नाक आपको पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है बीच में आप खोलो, बीच में खोलोगे ब्लड बह जाएगा। आपको 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली अगर आपने नाक को दबा के रखा, ब्लड क्लॉटिंग 100% बंद हो जाएगा बेटा। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म अगर हम देखें डिटेल में, अभी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। सो you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long period। ऐसा नहीं होता बेटा, अगर कट लगा तो कंटिन्यूअसली वो लॉन्ग टर्म तक वो ब्लीडिंग होता ही जाएगा। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, मैक्सिमम 3 मिनट। ब्लड एग्जिबिट द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रोमा। तब जाके बेटा जब कट लगता है तो टिश्यू फैक्टर भी उसमें प्ले करते हैं रोल। टिश्यू फैक्टर है, प्लेटलेट है, वो सब उसमें रोल प्ले करते हैं। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये बेटा मैकेनिज्म नेचुरल है जो हमारी बॉडी में से एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बचाता है। कभी हमारी ब्लड में बेटा जब ये ट्रोमा और इंजरी होता है तभी ब्लड क्लॉटिंग होता है, जब ब्लड बाहर आता है तब। बॉडी के अंदर इनसाइड द ब्लड वेसल्स ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इन अ ब्लड वेसल्स ब्लड में बेटा हेपेरिन होता है, और वो जो हेपेरिन है वो एंटी कोएगुलेंट है। वी वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के बाद बेटा आपको जहां कट लगा हुआ है वहां डार्क ब्राउन कलर, रेडिश कलर का एक स्कम हो जाता है। स्कम मतलब क्लॉट जैसा हो जाता है, वो है बेटा ब्लड क्लॉटिंग। देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, मैकेनिज्म। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो यहां से उल्टा है, मैं यहां से लिखा हुआ हूं। It is the clot or the coagulum formed mainly of a network of thread called the fibrin, in which dead and damaged formed element of the blood are trapped। तो बेटा देखो, पहले मैं ये इसको पूरा लिख देता हूं कि आपको इंजरी हुआ तो जो प्लेटलेट होंगे वो क्लम्प्ड होंगे। प्लेटलेट होंगे बेटा वो इंजर्ड सरफेस पे आके एक्टिवेट होंगे, और वो क्या रिलीज करेंगे, वो रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होगा तो वो एंजाइम एक्टिवेट करेंगे। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे? थ्रोम्बोकाइनेस। ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की प्रेजेंस में
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये जो थ्रोम्बिन है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 की हेल्प से बेटा वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइब्रिन में से वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड बनाएगा बेटा। और ये इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन थ्रेड होता है बेटा, उसके अंदर डेड और डैमेज्ड ब्लड एलिमेंट मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो डेड है बेटा, डैमेज है, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्लॉट, और ब्लड क्लॉट होता है बेटा, ये हो गया आपका ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट कोएगुलेशन स्टार्ट होगा मेनली ड्यू टू नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड दी फाइब्रिन। नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन बनेगा जिसके अंदर बेटा डेड और डैमेज्ड ब्लड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है बेटा वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा फाइब्रिन कैसे बनेगा, तो फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। सो ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होगा, वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम और FSF फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की हेल्प से बेटा। ये क्या है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो बेटा, इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। अब थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, तो अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस कौन सा बेटा, प्रोथ्रोम्बिन है। वो कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से बेटा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। और an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction means prothrombin to thrombin। thrombokinase कैसे एक्टिवेट होगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक्टिवेट होगा। एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन कब रिलीज होगा, जब प्लेटलेट है बेटा वो डैमेज टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा तब। तो ये बेटा पूरा टेक्स्ट बुक में यहां से यहां लिखा हुआ है, पर मैं ऊपर से एक्सप्लेन करूं तो पहले इंजरी होगा, उसमें प्लेटलेट है बेटा वो क्लंपिंग होंगे, प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, वो रिलीज करेंगे बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होगा तब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम की हेल्प से, ये एंजाइम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बिन और FSF फैक्टर की वजह से इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है बेटा वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। ये जो फाइब्रिन है बेटा वो नेटवर्क ट्रैप करेंगे डेड और डैमेज एलिमेंट ऑफ ब्लड को, और वो नेटवर्क जैसा बनाएंगे और ब्लड क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉट हो जाएगा। क्लियर, ये मैकेनिज्म है। अब यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर। यानी बेटा ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है यहां पर तो टेक्स्ट बुक में बहुत ब्रीफ लिखा हुआ है, पर अगर आप देखो तो एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ब्रीफ आपको बताता हूं, जो इंट्रिंसिक है वो ब्लड और टिश्यू के अंदर होता है, और जो एक्सट्रिंसिक है आपको इंजरी हुआ तो टिश्यू के बाहर होगा बेटा। ऐसे दो पाथवे होते हैं, और ये जो दो पाथवे हैं वो मिलके पूरा कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। यानी बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहां पर हमने 3 या 4 स्टेप तो लिखे हुए हैं, पर इससे अलावा बेटा बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसको हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, विच इन्वॉल्व द नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है बेटा जो इनएक्टिव स्टेट में प्लाज्मा में प्रेजेंस होते हैं। ये रहे बेटा फैक्टर, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको एक बार बोल देता हूं, फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 कैल्शियम, 5 प्रोएसेलेरिन, 6 एसेलेरिन, 7 प्रोकन्वर्टिन, 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 क्रिसमस फैक्टर, 10 स्टुअर्ट फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हैगमैन फैक्टर, और लास्ट फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 अभी हमने देखा था। ये सारे के सारे बेटा फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो फैक्टर नंबर 6 है बेटा एसेलेरिन, वो सिर्फ एक एक्टिव फॉर्म में होता है, बाकी सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए बेटा, अगर वो एक्टिव है तो बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट हो जाएंगे। ये सब फैक्टर कब एक्टिव होंगे, जब आपको इंजरी होगी, टिश्यू कट होगा, डैमेज टिश्यू के कांटेक्ट में ये सब आएंगे, तब जाके बेटा ये एक्टिवेट होगा। ओके, तो 1 बाय 1 अलग अलग रिएक्शन है, उसके अंदर बेटा ये सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ये सारे प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। एन इंजरी और द ट्रोमा स्टिम्युलेट द प्लेटलेट इन ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट
द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। यानी बेटा इसमें से बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो प्लेटलेट में से रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो प्लाज्मा में से रिलीज होते हैं, और 2-3 ऐसे भी है बेटा जो टिश्यू में से रिलीज होते हैं। यानी ये तीनों मैकेनिज्म एक साथ में चलता है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू आल्सो, यानी बहुत सारे फैक्टर ऐसे भी है बेटा जो टिश्यू में से रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। जब इंजरी होगा तभी रिलीज होंगे। अभी अगर नॉर्मल टिश्यू है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज नहीं होंगे, पर अगर कट हुआ तो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज भी होंगे और एक्टिवेट भी होंगे। एक इंपॉर्टेंट बेटा आयन है कैल्शियम, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो बेटा कैल्शियम का रोल कहां है वो भी हमने लिखा, जब प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, कब कैल्शियम हेल्प करता है बेटा। ओके, तो ये है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कई बार बेटा अगर ऑपरेशन के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर बाहर से इंजेक्शन भी देते हैं एक्टिव थ्रोम्बिन का। एक्टिव जो थ्रोम्बिन है बेटा अगर मैंने डायरेक्टली दे दिया तो आगे पाथवे नहीं होगा तो भी चलेगा, आगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे मिलके ये पाथवे होता है। तो कई बार डॉक्टर डायरेक्टली थ्रोम्बिन इंजेक्शन भी दे देते हैं, फाइब्रिन भी दे देते हैं। ओके, तो वैसे हम ब्लड जो ज्यादा ब्लड लॉस होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग। अगर बेटा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।